लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, उत्तराखंड लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इकोनॉमिक्स की जो हमारी दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेस देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के माध्यम से इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट को एक प्रोसेस के माध्यम से दिया जा रहा है, ताकि इस प्रोसेस को आप अपना करके जल्दी से जल्दी क्या करें कि इकोनॉमिक्स को समझ पाएं, सीख पाएं और सफलता सुनिश्चित कर पाएं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं आपके सिलेबस के अनुसार। अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैचेज में अलग अलग क्लासेस चल रही हैं, और उसके लिए दोस्तों आपको लाइव क्लास भी देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों आपके सिलेक्शन में। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो आप समझ पाते हैं कि गलती क्यों हो रही है, कहाँ हो रही है। तो जब यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी गलतियों को समझ पाएं, उसे सुधार पाएं और एग्जामिनेशन हॉल में जो गलतियां होने वाली हैं उसको आप पहले ही क्या कर लें, सुधार लें। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, ताकि आपको ये बात समझ में आए कि किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही साथ करंट की भी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। जब भी कोई नई वैकेंसी आती है, उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। सभी बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच उपलब्ध है, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश सेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच उपलब्ध हैं। एडमिशन की फीस की बात करें तो केवल और केवल लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपकी जो एडमिशन फीस होने वाली है वो 2000 रुपये होने वाली है। तो आप एडमिशन लेने के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। ठीक है, किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। एडमिशन फीस 2000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने सेशन की तरफ। और जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बिल्कुल ठीक है अनीस जी, जावेद जी बिल्कुल ठीक है, अमीसा चौहान जी बिल्कुल ठीक है, एसएसबी जी। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है, बट फिर भी वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मूव करेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न ये रहा कि सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग उदग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि सार्वजनिक वस्तु होती है। अब देखिए, यहाँ से आपको पूछ रहा है कि सार्वजनिक वस्तु क्या होती है, आपको बेसिकली बताना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सी बोल रहे हैं। तो देखिए, एक होता है दोस्तों निजी वस्तु, ठीक है, एक होता है निजी वस्तु और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तु। ठीक है, तो किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की वस्तुएं देखने को मिलती हैं, एक होता है निजी वस्तु और दूसरा होता है सार्वजनिक वस्तु। तो निजी वस्तु का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल फोन है तो आपने खरीदा है, तो वो क्या है, आपकी एक निजी वस्तु है। आपने गाड़ी खरीदी है तो वो आपकी एक निजी वस्तु है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, और इन वस्तुओं पर समाज के सभी वर्गों का समान रूप से प्रभाव होता है। अर्थात सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और समाज के सभी वर्गों का इस पर समान रूप से अधिकार देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर जी सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण आप बताइए। तो सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण जैसे आपने देखा होगा कि सड़क पे सरकार क्या करती है, लैंप लगवाती है। ठीक है,
गांव में या शहरों में जो मोहल्ले होते हैं उस मोहल्ले में सरकार रोशनी के लिए स्ट्रीट लैंप लगवाती है या पार्क में लैंप लगवाती है। तो ये क्या हो गया, ये सार्वजनिक वस्तु हो गया। जैसे पुलिस है तो पुलिस भी सार्वजनिक वस्तु हो गया। हमारे देश का जो सेना पे जो हमारे देश का जवान है वो भी सार्वजनिक वस्तु हो गया। अर्थात सार्वजनिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए होती हैं और इस पे समाज के सभी वर्गों का समान रूप से अधिकार होता है। जैसे स्ट्रीट लैंप लगा है तो ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के लिए लगा है, दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं लगा है। अगर जो सरकार ने स्ट्रीट लैंप लगवाया है तो उसका प्रयोग सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, कि सी बोल रहे हैं सभी लोग, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि उसके उपयोगी में प्रतिरोधी नहीं होता है। अर्थात आपके मोहल्ले में सरकार जो स्ट्रीट लैंप लगवाई है, सॉरी, आपके मोहल्ले में सरकार जो क्या लगवाई है, वो जो आपके मोहल्ले में सरकार ने जो लैंप लगवाया है वो लैंप किसके लिए है, आप सभी लोगों के लिए होगा, जितने लोग भी उस मोहल्ले में होंगे। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि मार्शल के मांग वक्र को प्रकटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्नलिखित में से किसी एक की उपेक्षा कर दी जाती है। तो बेहतरीन सा प्रश्न है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, एक बार नहीं अनेकों बार ये पेपर में अलग अलग जगहों पे पूछा गया है। थोड़ा आराम से इसका उत्तर करिएगा। बिल्कुल ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है सर, क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बी बोल रहे हैं कुछ लोग और कोई, बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं आय प्रभाव को क्या ठीक बोल रहे हैं, बी सभी लोग बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मार्शल के मांग वक्र को प्रकटित अधिमान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है यदि निम्नलिखित में से किस एक की उपेक्षा कर दी जाए। तो दोस्तों ये प्रकटित अधिमान वक्र की बात करें अगर जो, तो सैमुअल्सन की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सैमुअल्सन की बात हो रही है। और इन्होंने आय प्रभाव की उपेक्षा की थी। सैमुअल्सन का क्या कहना था, इनका ये कहना था कि उपयोगिता जो है उसको क्या किया जाता है, एक क्रम में रखा जा सकता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, और आय प्रभाव क्या होता है, आय प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब आपकी आय स्थिर है और वस्तुओं की कीमतों में कमी या वृद्धि के कारण जब अपने मांग में आप कमी और वृद्धि करते हैं तो यही तो आय प्रभाव होता है। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्यिक बैंकों की बैलेंस शीट की सही परिभाषा है? बैलेंस शीट किसे कहते हैं बेसिकली आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्या उत्तर आ रहा है, सी बोल रहे हैं सभी लोग। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि यह बैंक द्वारा किए गए कारोबार की मात्रा का विवरण होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं क्या ठीक बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वाणिज्यिक बैंकों के संदर्भ में अगर जो बैलेंस शीट की बात हो रही है तो उस बैलेंस शीट का मतलब ये होगा कि ये जो बैंक है ना मात्रा का ये विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, इस बैंक के द्वारा किए गए कारोबार की मात्रा प्रकट करता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है ये कि बैलेंस शीट किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई एक बैंक है, ठीक है, उस बैंक ने जो कारोबार किया है मतलब जितना उसके पास पैसा है उसी का विवरण जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? इसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। ठीक है, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है अभी, क्या 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 उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग, सी के अलावा कोई और है?
सी के अलावा कोई और है? सभी लोग सी बोलेंगे। तो देखिए दोस्तों, ना नोटों को जारी करने का जो अधिकार होता है ना, वो किसको होता है? वो होता है आरबीआई को, अर्थात हमारे देश की केंद्रीय बैंक जो होती है, जो केंद्रीय बैंक होता है ना, वो नोट का निर्गमन कर सकता है। नोट की छपाई करना या नोट जारी करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? वो केंद्रीय बैंक का होता है। और केंद्रीय बैंक जो होता है वो क्या करता है कि वो वाणिज्यिक बैंक पे अपने नियंत्रण को रखता है, और केंद्रीय बैंक साख का सृजन भी साख पर नियंत्रण भी करता है, लेकिन जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो साख का सृजन करता है। तो याद रखिएगा, साख सृजन कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। और साख पर नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय बैंक। और ये केंद्रीय बैंक का कार्य है कि वो नोट को जारी करे, ना कि ये वाणिज्यिक बैंक का कार्य है कि वो नोट को जारी करे। ठीक है, कभी आपने पढ़ा है क्या कि अगर जो देश में भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान होती है या मुद्रा की पूर्ति को अगर जो अर्थव्यवस्था में बढ़ाना होता है, तो हमारे देश की सरकार जो है वो वाणिज्यिक बैंकों के पास जाती है? नहीं जाती है ना, वो तो आरबीआई के पास जाएगी सीधे। अगला प्रश्न कि देश को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सस्ते द्रव्य की नीति अनुसरण करनी चाहिए? ठीक है, आज के सेशन में प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं और थोड़ी सी भाषा भी जो है वो अलग है। ठीक है, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए दोस्तों, इजी सी बात है कि देश को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सस्ते द्रव्य की नीति अपनानी चाहिए? अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? ये सस्ती मुद्रा नीति की बात कर रहा है। सस्ती मुद्रा नीति की ये बात कर रहा है। सस्ती मुद्रा नीति की ये बात कर रहा है। और सस्ती मुद्रा नीति का मतलब क्या होता है? सस्ती मुद्रा नीति हम क्यों अपनाते हैं? हम ये सस्ती मुद्रा नीति तब अपनाते हैं जब हमारे देश में भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान होती है। ठीक है, ये सस्ती मुद्रा नीति कब अपनाते हैं? जब भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान होती है। और भुगतान असंतुलन की समस्या देश में कब उत्पन्न होती है? जब निर्यातों की मात्रा कम होती है और आयातों की मात्रा ज्यादा होती है। जब निर्यातों की मात्रा कम होती है, ये रहेगा, ठीक है, ये रहेगा, ये जब निर्यातों की मात्रा कम होगी और आयात की मात्रा ज्यादा होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि देश जिन वस्तुओं को निर्यात करेगा उससे कम विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा, और जिन वस्तुओं को देश आयातित कर रहा है, अर्थात जो वस्तुएं दूसरे देश में निर्मित होकर के हमारे देश में बिकने आ रही हैं, वो क्या हो रही हैं कि वो ज्यादा विदेशी मुद्रा को प्राप्त कर रही हैं। तो इट मीन्स कि भुगतान असंतुलन देश में कब उत्पन्न होगा? जब निर्यात हम कम करेंगे और आयात ज्यादा करेंगे, तो इससे हमें क्या होगा? विदेशी मुद्रा का लॉस होगा, जिससे भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान हो जाएगी। तो इस भुगतान असंतुलन की समस्या को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें निर्यातों को बढ़ाना चाहिए। और निर्यात कब बढ़ेगा? जब सस्ता मुद्रा नीति अपनाई जाएगी, अर्थात अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो हमारी वस्तुएं होंगी वो सस्ती मिल जाएंगी, और जो आयात होगा वो महंगा हो जाएगा। आयात जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये महंगा हो जाएगा, और निर्यात जो होगा वो क्या हो जाएगा? ये सस्ता हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सस्ते द्रव्य की नीति हम कब अपनाते हैं? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि अदायगी शेष प्रतिकूल की स्थिति में, तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दिए हुए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबिंबित होता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, चलिए, क्या उत्तर आ रहा है बताइए? कि दिए गए मूल्यों पर उपलब्ध साधन आगतों पर कुल परिव्यय प्रतिबिंबित होता है। कैसे प्रतिबिंबित होता है भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है? थोड़ा आराम से करिएगा आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि जो भाषा है आज के सेशन की वो थोड़ी सी क्लिष्ट है। भाषा जो है वो क्लिष्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों,
जो सम उत्पाद वक्र होता है ना, जो सम उत्पाद वक्र होता है, ये उत्पत्ति लिखा है, मिसप्रिंट दे दिया है यहाँ पे, सम उत्पाद वक्र होना चाहिए। जो सम उत्पाद वक्र होता है ना, वो क्या करता है कि उत्पादन के दो साधनों के संयोग को बताता है। सम उत्पाद वक्र क्या करता है कि उत्पादन के दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है, जिसके प्रयोग से क्या होता है कि उत्पादक समान उत्पादन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्पादन के दो अलग अलग साधनों को, जिससे एक उत्पादक क्या करता है, समान मात्रा में उत्पादन कर पाता है। तो दिए गए मूल्यों पर साधन आगतों पर कुल परिव्यय जो प्रतिबिंबित होता है, वो सम उत्पाद रेखा के द्वारा होता है। अब इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न ये रहा कि प्रकटित अधिमान सिद्धांत के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि यह उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। कौन ब्लॉक हो गया है भाई, कौन ब्लॉक हो गया है? चलिए भैया, देखिए क्या होता है ना कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो भी कभी कभी हो सकता है कि क्लासेस को देखती है, और उसमें हो सकता है कि किसी कारणवश उन्होंने ब्लॉक कर दिया हो। चलिए, क्या उत्तर होगा भाई कि प्रकटित अधिमान सिद्धांतों के पूर्व सिद्धांतों पर अच्छाई यह है कि उपभोक्ता व्यवहार की बगैर संदर्भ व्याख्या करता है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। सी के अलावा कोई और है? सी के अलावा कोई और है? तो जितने लोग भी सी बोलेंगे, क्या ठीक बोलेंगे? क्या ठीक बोलेंगे? ठीक नहीं बोलेंगे। अरे भैया, ये उपयोगिता की बात कहाँ करते हैं? ठीक है, उपयोगिता की बात तो मार्शल साहब करते हैं ना सर। उपयोगिता की बात ये क्या कहाँ पे करते हैं? सैमुअल्सन साहब। प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? ये सैमुअल्सन ने दिया था ना। प्रकटित अधिमान सिद्धांत किसने दिया था? सैमुअल्सन ने दिया था। सैमुअल्सन ने दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था। कब दिया था? 1948 में दिया था। और इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अधिमान वक्रों के प्रयोग के माध्यम से हम क्या करते हैं कि उपयोगिता को हम उपयोगिता को हम क्रमवाचक रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि देयाधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो क्या प्राप्त होता है? क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। देय अधिकार के स्टेकल वर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दोनों विक्रेता अनुगामी होकर कार्य करें तो फिर क्या देखने को मिल जाएगा? चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि देयाधिकार का स्टेकल वर्ग मॉडल जो है ये क्या बताता है। ये कहता है, अब जैसे देयाधिकार की बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पे जो उत्पादकों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। 2 उत्पादक जो है वो किसी एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, 2 उत्पादक हैं, वो एक जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, तो वही तो स्थिति देयाधिकार की होती है। तो देखिए, मतलब देयाधिकार के अंतर्गत उत्पादन में कितने साहसी या कितने फर्म लगे होते हैं? तो 2 फर्म या 2 साहसी लगे होते हैं। तो हम अगर जो बात आपसे ये करें कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं आपसे ये कहूँ कि आप साबुन बेचने वाली केवल 2 कंपनियां हैं। ठीक है, ये बस इमेजिनेशन है, ऐसा वास्तविक जगत में है नहीं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। ठीक है, मान लीजिए कि साबुन बेचने वाली केवल 2 कंपनी है। एक जो है वो लाइफ बॉय है। ठीक है, एक जो है वो क्या है? एक जो है वो लाइफ बॉय है, और दूसरा जो है वो है लक्स। ठीक है, 2 साबुन की कंपनियां हैं। दोनों साबुन क्या कर रही हैं? मतलब इन्हीं 2 कंपनियों का क्या है कि पूरे बाजार पे अधिकार है, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं सभी लोग या तो कोई लाइफ बॉय खरीद रहा है या तो कोई लक्स खरीद रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक समय पे लाइफ बॉय की भी कीमत 10 रुपए थी, लक्स की भी कीमत 10 रुपए थी। लेकिन अब क्या होता है कि लाइफ बॉय कंपनी जो है वो अपने कीमत को कम कर लेती है, 9 रुपए कर लेती है। तो जब लाइफ बॉय अपनी कीमत को कम कर लेगा ना, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब इसकी कीमत कम हो जाएगी तो इसकी वस्तु की मांग बढ़ जाएगी,
और इसकी मांग में क्या आ जाएगी, इसकी मांग में कमी आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में लक्ष्य क्या करेगा कि लक्ष्य जो है वो भी कहेगा कि हम भी 9 रुपये में बेचेंगे, फिर ये 8 रुपया करेगा कंपटीशन में, फिर ये 8 रुपया करेगा कंपटीशन में, और एक समय ऐसा आएगा कि जब उनकी उत्पादन लागत ही निकल करके नहीं आ पाएगी। ठीक है, अर्थात हो सकता है कि 10 रुपये का बेच रहे हैं तो उत्पादन लागत उनकी 7 रुपये की है। तो जब उनकी उत्पादन लागत उत्पादन लागत जब वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे तो फिर आपस में वो बैठेंगे और कहेंगे भैया एक समझौता कर लो। तो अगर जो दो देयाधिकार के स्टेकलबर्ग मॉडल के अंतर्गत यदि दो विक्रेता अनुगामी होकर कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि विक्रेताओं के मध्य क्या हो गया है, मूल्य युद्ध प्रारंभ हो गया है। इसे हम क्या बोलते हैं, मूल्य युद्ध बोलते हैं। अगला, कि युद्ध होगा ना, एक 9 रुपया करेगा तो दूसरा भी 9 करेगा, पहला क्या करेगा 8 रुपया करेगा तो दूसरा भी 8 रुपया करेगा, तो युद्ध तो शुरू है ना, दोनों को नुकसान होगा। अगला, कि निम्न में से कौन संभाव्य उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है, इसमें से ऐसा कौन है जिससे आप देश में उत्पादन के स्तर को नहीं बढ़ा सकते हैं। चलिए आसान भाषा में बताइए सर, बिल्कुल आसान भाषा में क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो आपसे नंबर, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर तो जरूर कर दिया करिए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन वृद्धि का स्रोत नहीं है, मतलब कौन इसमें ऑप्शन में से ऐसा है जो उत्पादन में वृद्धि नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, एक लाइन की बात समझिएगा, अगर जो पूंजी का विस्तार होगा, ठीक है, अगर जो देश में पूंजी का विस्तार होगा अर्थात मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, मांग भी बढ़ेगा और दूसरी तरफ निवेश की क्षमता भी विकसित होगी जिससे पूर्ति भी बढ़ेगा। तो मांग और पूर्ति दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये तो उत्पादन में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। श्रम का विस्तार तभी हो सकता है जब मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, श्रम का विस्तार का मतलब क्या होता है कि अलग अलग श्रमिकों को अलग अलग कार्य दे दिए जाएं। जैसे कि बचपन में आप याद करिए, जब आप कपड़ा सिलवाने जाते थे तो एक ही दर्जी हुआ करता था जो आपकी माप लेता था, जो क्या करता था, कपड़ा काटता था, जो कपड़ा सिलता था, जो कपड़ा प्रेस करता था, एक ही दर्जी होता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि कपड़े की मांग में वृद्धि हुई तो फिर क्या हो गया कि अब जो कपड़ा सिलता है वहाँ पे माप लेने के लिए कोई और है, कपड़ा काटने के लिए कोई और है, कपड़ा सिलने के लिए कोई और है, प्रेस करने के लिए कोई और है, और वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक ही काम को बार बार करने से श्रम का विशिष्टीकरण भी प्राप्त कर रहे हैं जिससे उत्पादकता की क्षमता में वृद्धि हो रही है। तो जब मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन में क्या हो जाएगा, वृद्धि देखने को मिल जाएगा। टेक्नोलॉजी में सुधार होगा तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी में सुधार होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी, इसमें कौन सी डाउट वाली बात है। मौद्रिक व्यवस्था में सुधार करके, देखिए दोस्तों, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि या बहुत ज्यादा कमी करके अर्थव्यवस्था में हम ये नहीं कह सकते हैं कि उत्पादन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे डी बोल रहे थे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कि सोलो के मतानुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर बराबर होती है हैरड के, थोड़ा आराम से करिएगा, बेहतरीन सा प्रश्न। चलिए तो क्या उत्तर आ रहा है सर, बिल्कुल ठीक है, शिवानी श्रीवास्तव जी, नवीता भट्ट जी, प्रीति जी, बिल्कुल ठीक है, सुंदरी कुमारी जी, पारस कुमार जी, एसएसपी जी, लतीफ खान जी, ठीक है, अक्षय गौरी जी, सदानंद मिश्रा जी, सपना सिंह जी, राजन सिंह जी, कुंदन कुमार जी, सुंदरी कुमारी जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास हैं फिर भी लाइक और शेयर, इतने सारे लोग लाइव देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। बिल्कुल ठीक है, मीसू जी, कृष्ण कुमार जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी, प्रीति जी, ठीक है। चलिए सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है, तो आपसे नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि सोलो के मतानुसार एक विकसित अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन समृद्धि की दर जो बराबर होती है वो हैरड के किसके बराबर होती है, हैरड के किसके बराबर होती है, वो प्राकृतिक समृद्धि दर के बराबर होती है। और यही प्राकृतिक समृद्धि दर की बात करते हैं हैरड साहब,
जहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि समृद्धि जो होती है वो उच्चतम होती है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल 100% ठीक बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये टॉपिक कहाँ पे पढ़ा जाएगा? ये आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के अंतर्गत जब आप सोलो के मॉडल पढ़ेंगे, फिर हायर डोमर के मॉडल पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसको ठीक तरीके से आप पढ़ पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे लंबी चौड़ी थियरी होती है भैया। इसे एक दो लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है, जितना डिस्क्राइब किया जा सकता है उतना मैंने डिस्क्राइब कर दिया। चलिए आगे देखते हैं कि संतुलित विकास का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संतुलित विकास की वकालत किसने की थी। तो संतुलित विकास की वकालत जो किया था वो रैगनर नर्स साहब के द्वारा किया गया था। इसमें इन्होंने ये कहा था, आसान सी बात कही थी कि अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र है ना, सभी क्षेत्रों में आप समान रूप से क्या करिए, निवेश करिए। अब किसका निवेश करना है? बहुत सारे लोग को यही नहीं समझ में आता है किसका निवेश करना है। तो देखिए दोस्तों, मान्यता ये थी इस सिद्धांत के अंतर्गत कि जो श्रम है ना, जो श्रम है और जो पूंजी है, जो श्रम है वो और पूंजी है वो सीमित मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जो श्रम है और जो पूंजी है वो सीमित मात्रा में विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में आपकी अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, सपोज करिए प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि आता है। द्वितीयक सेक्टर में उद्योग आता है। तृतीयक सेक्टर में सेवा क्षेत्र आता है। तो आप अपने सभी क्षेत्रों में क्या करिए, समान रूप से जो आपकी अर्थव्यवस्था में श्रम है और जो आपकी अर्थव्यवस्था में पूंजी है, समान मात्रा में इसमें निवेश करिए, ताकि तीनों क्षेत्र, ठीक है, ए, बी और सी, ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे के लिए मांग और पूर्ति को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं या डी बोल रहे हैं, बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। अब इतना आसान सा प्रश्न है फिर भी गलत कर रहे हैं। बच्चों वाली बात है भाई, बच्चों वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए बताइए, सी डी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का क्या संतुलित विकास करना या अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का समान विकास करना। ठीक है, तो बात को देखिए दोस्तों, यहाँ पे आवंटन की बात होती है, जो आपके पास साधन है। अब आप समझिएगा, आप समझिएगा इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, आवंटन किसका होना है? वो श्रम और पूंजी का होना है ना। हम निवेश किस में बढ़ाएंगे? श्रम और पूंजी में बढ़ाएंगे ना। हम कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था में अगर जो ऐसे नॉर्मली प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ उत्तर तो यही तो होता है ना कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से निवेश करेंगे। समान रूप से निवेश करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास श्रम है और जो हमारे पास पूंजी है, उस श्रम और पूंजी का आवंटन हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से करेंगे। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में वृद्धि क्या करेगा? चलिए, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ ऑप्शन नंबर, ठीक है, थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, कुछ डी भी बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा कि परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि होती है, तो जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था ना कि आप मूल्य का संचय करिए। उन्होंने मुद्रा का कार्य क्या माना था? परंपरावादी अर्थशास्त्री जो थे वो क्या कहे थे? वो कहे थे कि आप मूल्य का संचय करिए, मूल्य संचय करिए, अर्थात उन्होंने बचत पे ध्यान दिया था। तो जब उन्होंने बचत पे ध्यान दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि अगर जो आज आप बचत करेंगे, ठीक है, अगर जो आज आप बचत करेंगे तो ऐसी स्थिति में आज आप अगर जो अपने बचत में वृद्धि करेंगे तो भविष्य में चल करके जो पैसा आप सेविंग किए रहेंगे उसे आप निवेश कर सकते हैं, किसी वस्तु का उससे आप उत्पादन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब पढ़ के बताइए। तो परंपरावादी विकास मॉडल के अंतर्गत सीमांत बचत प्रवृत्ति में अगर जो वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति स्थिर व्यवस्था उत्पादन में वृद्धि होगी। थोड़ा मिसप्रिंट है, प्रति व्यक्ति उत्पादन, प्रति व्यक्ति
स्थिर नहीं होना चाहिए यहाँ पे, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए, प्रति व्यक्ति उत्पादन की अवस्था में वृद्धि होनी चाहिए। इस उसके बाद क्या है, स्थिर अवस्था उत्पादन विकास की दर में वृद्धि करता है। नहीं, स्थिर अवस्था हम कैसे करेगा भाई, स्थिर अवस्था प्रति व्यक्ति पूंजी में वृद्धि करता है। बिल्कुल ठीक है, जब आप सेविंग करेंगे, जब आप बचत करेंगे तो पूंजी में वृद्धि होगा ही होगा। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि ए और सी, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, कि प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग। चलिए थोड़ा आराम से बताइएगा सर, थोड़ा आराम से इस प्रश्न को करिएगा, खूबसूरत सा प्रश्न, बहुत इजी सी बात है, बच्चों वाली बात है, बहुत छोटे से बच्चों वाली बात है। चलिए आराम से करके बताइए क्या उत्तर होगा इसका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या उत्तर आ रहा है, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं। देखिए ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस बात को समझने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाएगी यदि प्रति व्यक्ति विनियोग। थोड़ा आराम से पढ़िए, इतने सारे लोग गलत कर रहे हैं ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस बच्चे वाले प्रश्न को इतने सारे लोग गलत क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यार ए उत्तर होना चाहिए ना इसमें, कि जनसंख्या वृद्धि दर से अगर जो कम होता है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि यदि, कंडीशन समझिएगा, यदि जनसंख्या की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति विनियोग से ज्यादा होगा तो प्रति व्यक्ति बचत कम हो जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति बचत कम हो जाएगा तो विनियोग के लिए क्या हो जाएगा, पूंजी में भी कमी आ जाएगी, विनियोग के लिए क्या होगा, पूंजी में भी कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ए बोलेंगे ठीक बोलेंगे, बहुत सारे लोग गलत कर रहे थे। तो बात को ध्यान से समझिएगा कि प्रति व्यक्ति पूंजी घट जाती है यदि प्रति व्यक्ति विनियोग जनसंख्या वृद्धि दर से कम होता है। अब बहुत सारे लोग को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, मुझे पता है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। ऐसा इसीलिए तो होगा भैया, अब ये थियरी पढ़ना जरूरी है। ऐसा इसीलिए तो होगा कि अगर जो जनसंख्या में जो वृद्धि की दर है ना, वो प्रति व्यक्ति विनियोग से ज्यादा, ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि दर प्रति व्यक्ति विनियोग से ज्यादा, अर्थात ये कम है और जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हो रही है। तो जब जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है कि लोगों की उपभोग क्षमता बढ़ जाएगी, उपभोग क्षमता बढ़ जाएगी तो ऐसी स्थिति में बचत में कमी आ जाएगी, और जब बचत में कमी आ जाएगी तो फिर आप जानते ही हैं कि आगे क्या होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि उत्तराधिकारी में प्राप्त धन कर उदाहरण है, ठीक है। एक उत्तराधिकारी, पिता का उत्तराधिकारी कौन होता है, या तो उसका पुत्र होता है, नहीं तो उसका पुत्री होता है, या तो उसका पुत्र होता है नहीं तो उसकी पुत्री होती है। यही दो लोग तो होते हैं पिता के उत्तराधिकारी, और पुत्र पुत्री नहीं है तो फिर वो जिसको उत्तराधिकारी बनाना चाहे वो बना देगा, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, बिल्कुल ठीक, थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा। सी बोल रहे हैं सभी लोग, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं। तो जितने भी महान भाव सी बोलेंगे ठीक बोलेंगे भाई, बच्चों वाली बात है। देखिए जो संपत्ति कर है ना, ये क्या होता है, ये एक ही बार लगाया जाता है, और ये किसके ऊपर लगाया जाता है, जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए, आप आसान भाषा में मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है रोहन, और रोहन ने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सारी परिसंपत्तियों का निर्माण कराया। जैसे इसने प्राइवेट अस्पताल बनवाए, इसने और भी बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे प्राइवेट अस्पताल इन्होंने बनाया,
इन्होंने क्रिकेट एकेडमी बनाया, इन्होंने स्कूल बनाया, इन्होंने प्राइवेट स्कूल इन्होंने स्थापित किया। तो इनके पास जितना भी संपत्ति होगा उस संपत्ति का इवैल्यूएशन होगा और इनकी मृत्यु के उपरांत जो इनका उत्तराधिकारी बनेगा उसके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो जितने लोग भी सी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत कहलाता है। खूबसूरत सा प्रश्न है। सरकार क्या करती है कि आयकर के रूप में लेती है ना, सरकार आयकर लेती है ना, सरकार टैक्स लेती है ना। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या जो लोग प्राइवेट भी नौकरी करते हैं उससे सरकार क्या करती है, इनकम टैक्स वसूल करती है ना। कुछ लोगों पे 2% का इनकम टैक्स है, कुछ लोगों पे 5% का इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स है ना, तो जब वही पूछ रहा है आपसे कि सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत क्या कहलाता है। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, सीमांत कर दर। ठीक है, और जो सीमांत कर दर है ना दोस्तों वो ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा रुक जाइए। और देखिए जब क्लास होती है ना तो कृपया करके कॉल या मैसेज ना किया करिए, क्योंकि आप क्लास में मैं कैसे आपकी फ़ोन को रिसीव करूंगा। ठीक है, तो देखिए सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत जो होता है उसे सीमांत कर दर कहा जाता है। और ये अधिकतम जो है ना दोस्तों, अधिकतम जो है वो किसी व्यक्ति पे ये लगाया जा सकता है 42%। ठीक है, 42% ये अधिकतम लगाया जा सकता है। याद रखिएगा कि कभी कभी पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि सीमांत कर की दर अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो होता है दोस्तों 42%। और सीमांत कर की दर क्या का मतलब क्या है, तो सीमांत कर की दर का मतलब ये होता है कि सरकार द्वारा आयकर के रूप में लिया गया कुल आय का प्रतिशत। जैसे हम आपसे ये कहें कि आपका 70,000 रुपये सैलरी है, उसमें से 70,000 का 2% सरकार आप पे क्या कर लेगी, आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा दे रही है। तो ये जो 2% इनकम टैक्स लग रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, सीमांत कर दर बोलेंगे। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि राजकीय ऋण का विस्तार उत्पन्न कर सकता है। राजकीय ऋण का विस्तार क्या उत्पन्न कर सकता है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, राजकीय ऋण का विस्तार क्या उत्पन्न कर सकता है। चलिए सभी लोग लाइक और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। राजू कुमार जी, पारस कुमार जी, ठीक है, अरुधति देवी जी, अनुराधा जी, लतीफ खान जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उर्मिला कुमारी जी, रागनी सिंह जी, एसएसबी जी, मिस्टर एमडी नफीस जी, बिल्कुल ठीक है, दर्पण जी ठीक है, लाल बहादुर जी ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, सपना जी, राजन सिंह जी, अभी जी, नैना यादव जी, सपना सिंह जी, कविता जी, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इजी सी बात है। राजकीय ऋण विस्तार मतलब सरकार क्या कर रहा है, ऋण ले रहा है। सरकार अगर जो ऋण लेगा तो दूसरे देश में पैसा डालने के लिए सरकार तो ऋण लेगा नहीं। सरकार अगर जो ऋण ले रहा है तो वो अपनी जनता के लिए ही तो ऋण ले रहा है। वो पैसा इसीलिए तो ले रहा है कि इस पैसे को अर्थव्यवस्था में डाला जा सके, अर्थात ऋण लेकर के जो पैसा आएगा उसको अर्थव्यवस्था में निवेश किया जा सके, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, लोगों को और भी बहुत सारी सुविधाएं दिया जा सके। तो अगर जो देश में राजकीय ऋण का विस्तार होगा तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में क्या होगी, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा। और जब मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगा ना तो लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आएगा, सभी लोगों के पास पैसा आने लगेगा। तो जब सबके पास पैसा आने लगेगा तो जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जब सबके पास पैसा रहेगा तो लोग ऋण क्यों लेंगे। तो जब लोग ऋण नहीं लेंगे तो ऐसी स्थिति में जो ब्याज दर होगी वो कम हो जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था में जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो ब्याज की दर में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने का मतलब ये हो गया कि सभी लोगों के पास बड़ी मात्रा में पैसा हो गया। जब सबके पास पैसा हो जाएगा तो कोई ऋण नहीं लेगा, कोई ऋण नहीं लेगा तो ब्याज की दर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
और मुद्रा पूर्ति बढ़ता है तो आप सभी लोग को पता है ना कि मुद्रा की पूर्ति जब बढ़ता है तो लोगों को ये लगता है ना कि वो अमीर हो रहे हैं, और जब वो अमीर होते हैं तो उनको ऐसा लगता है तो वो क्या करते हैं कि अपने उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, अपने उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं। और जब अपने उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ाएंगे तो उनकी बचत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, और जब बचत में कमी आ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि विनियोग में भी कमी आ जाएगी, विनियोग में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। विनियोग जो है वो एक तरीके से और कम हो जाएगा। कैसे कैसे विनियोग कम हो जाएगा, अगर जो राजकीय ऋण का विस्तार होगा एक तरीके से और कम होगा, बताइएगा। बिल्कुल ठीक है। कोई कह रहा है सर जी हम बाद में क्लास लेंगे, हमारा सर दर्द कर रहा है। अरे भाई रूटीन को फॉलो करने का प्रयास करिए, ठीक है। मैं आप लोगों को दिख रहा हूँगा, मैं भी भीगा हुआ हूँ पूरा, फिर भी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, क्लास ले रहा हूँ ना। बस वो दिमाग का फितूर होता है कि यार ऐसे करना है, नहीं हो पा रहा है ना। पढ़ते रहिए, चलिए माइंड को कंसंट्रेट करिए, पढ़ते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई कि किन्सियन प्रणाली में द्रव्य रूपी मजदूरी दर में गिरावट के परिणाम स्वरूप क्या देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा आराम से करिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है भाई, क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे, ए बोल रहे, बहुत सारी विविधता बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही हैं, ठीक है, बहुत सारी विविधताएं देखने को मिल रही हैं। क्या उत्तर आ रहा है, बी, पहले ए फिर बी फिर सी, ठीक है। तो अब देखिए कि किन्सियन प्रणाली में मजदूरी दर में अगर जो गिरावट आ जाएगी, ठीक है, तो मजदूरी दर में गिरावट आ जाएगी तो क्या होगा, मजदूरी दर में गिरावट होगी तो क्या होगा। थोड़ा आराम से करिए, थोड़ा आराम से करिए, अच्छा सा प्रश्न है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो किन्स साहब थे ना, वो किसकी बात कर रहे थे, वो कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था में अगर जो रोजगार को बढ़ाना है तो हमें प्रभावी मांग को बढ़ाना होगा, ठीक है। प्रभावी मांग मतलब क्या होगा, जहाँ पे समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाए, ठीक है। प्रभावी मांग क्या होता है, जहाँ पे समग्र मांग क्या होता है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो जाता है। तो किन साहब ने तो ये कहा था ना कि आपको अर्थव्यवस्था में प्रभावी मांग बढ़ाना है, तब जाके अर्थव्यवस्था में रोजगार में अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या से हम निपट सकते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर जो आप मजदूरी में कमी लाएंगे, अगर जो आप श्रमिकों को मजदूरी कम देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उनकी मांग में कमी आ जाएगी। अर्थात उन्होंने कहा कि मांग में नहीं, उन्होंने कहा कि प्रभावी मांग में कमी आ जाएगी, प्रभावी मांग में कमी आ जाएगी। अर्थात मांग और समग्र पूर्ति दोनों, मांग और पूर्ति दोनों में कमी आने लगेगी। तो जब दोनों में कमी आएगी तो कीमत स्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, गिर जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, है ना। तो समग्र मांग में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और यही कारण है कि अगर जो देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, 2-3 लाइन बता रहा हूँ, इससे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले समझिए क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के बारे में। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में क्या करनी चाहिए, अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगार, अर्थव्यवस्था से बेरोजगारी को हटाना है तो हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करना चाहिए। जो किसने कहा था, किन्स साहब ने कहा था, पीगू ने कहा था, सॉरी, ठीक है, पीगू ने बोला था कि अगर एक तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी होती नहीं है, इन केस अगर जो बेरोजगारी आती है तो हमें मजदूरी में कटौती करके बेरोजगारी की समस्या को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो इन लोगों की आलोचना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं भैया, बेरोजगारी खत्म करना है तो आपको प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा। और अगर जो आप मजदूरी कटौती करेंगे तो ये प्रभावी मांग घट जाएगा, जिससे कीमत स्तर और रोजगार का स्तर नीचे आ जाएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा एडजस्ट कर दूंगा।
सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। ये खूबसूरत सा प्रश्न है, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है कि फिलिप्स वक्र निम्नलिखित के मध्य संबंध दर्शाता है। फिलिप्स वक्र किसके किसके मध्य संबंध को दर्शाता है, बेसिकली आपको यही बताना है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग ए बोल रहे हैं। तो जितने भी महानुभाव ए बोलेंगे, क्या ठीक बोलेंगे? थोड़ा आराम से करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत एवं अर्थव्यवस्था में श्रम बल की बेरोजगारी के प्रतिशत में ये संबंध बताते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? देखिए आज का जो सेशन है ना, इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा क्या है, क्लिष्ट शब्दों में। तो इस प्रकार के क्लिष्ट शब्द जो हैं वो आपको आपके पेपर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यही क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बस ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि फिलिप्स वक्र जो है वो बेरोजगारी और मजदूरी में विपरीत संबंध बताता है। ठीक है, कि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, अगर जो बेरोजगारी में वृद्धि अगर जो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी में वृद्धि हो रही, एक सेकेंड, अगर जो अर्थव्यवस्था में मजदूरी में कमी आ रही है, मजदूरी में अगर जो कमी आ रही है तो बेरोजगारी में वृद्धि होगी। ठीक है, बेरोजगारी में वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि मजदूरी वृद्धि का प्रतिशत तथा अर्थव्यवस्था में श्रम बल की बेरोजगारी प्रतिशत। अगला कि तरलता पास से अभिप्राय क्या है? बिल्कुल ठीक है, तरलता पास से अभिप्राय है। ठीक है, ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं ना दोस्तों, बहुत डराते हैं। जिसका थोड़ा सा ऑप्शन ट्विस्ट करके दे देता है ना, वो एग्जाम में बहुत डराते हैं। इसीलिए मैं आपको हर प्रकार से सोचता हूँ कि हर तरीके से आपको मजबूत किया जाए, हर तरीके से आपको मजबूत किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बी बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तरलता पास से अभिप्राय क्या है कि पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र। एक बार नहीं, अनेकों बार इसको मैंने आपको बताया है। तो जो तरलता पास सिद्धांत है, ठीक है, तो ठीक, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, बफरिंग हो रही है क्या? थोड़ा एक बार कमेंट करके बताइएगा कि ठीक। तो तरलता पास की अवधारणा किसने दिया था? किन्स ने दिया था। और उन्होंने क्या बताया था कि तरलता पास से अभिप्राय उन्होंने बताया था पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र। पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र का मतलब क्या होता है बताइए? मैंने दसन बार तो आपको बताया, आप बताइए। अगला कि 5वें दशक के बीच के दौर में भारत द्वारा अपनाए गए महालनोबिस मॉडल का क्या लक्ष्य था? देखिए दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है ना। और मैं भी इन सारी चीज़ों से परेशान हूँ और आप भी कहीं ना कहीं जहाँ होंगे। हालांकि परेशान नहीं हूँ, मतलब सभी लोग किसी न किसी तरीके से इससे प्रभावित हैं, सभी लोग इससे प्रभावित हैं। लेकिन अब ये गर्मी अगर जो आपके लक्ष्य में बाधा बन जाएगी तो फिर आप जीवन में क्या कर पाएंगे? गर्मी हो या ठंडी, हम तो हमेशा यही बोलते हैं, गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ना है तो पढ़ना है। एक बार दम लगा करके पढ़ दीजिए। ज़िंदगी में एक बार नौकरी अगर जो ठीक तरीके से मिल जाती है तो फिर पूरी ज़िंदगी क्या है, आराम से गुजारिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अगला कि 5वें दशक के बीच के दौर में भारत द्वारा अपनाए गए महालनोबिस योजना मॉडल का लक्ष्य क्या था? अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो 5वें दशक की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है? ये 1950 की बात कर रहा है। और यहाँ पे इसी समय क्या होता है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो किस पे आधारित थी? वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित थी। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि पूंजीगत भारी उद्योगों की स्थापना किया जाए। ठीक है,
तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। अब आपके दिमाग में घूमना चाहिए, मैं कितनी बार बोलूंगा, नहीं घूम रहा है अच्छी बात नहीं है कि सर जी पहली पंचवर्षीय योजना है हैरड डोमर मॉडल, दूसरी पंचवर्षीय योजना है पीसी मालोनोविस मॉडल, उसके बाद आ जाता है आपका योजना अवकाश, ठीक है 1966 से लेकर के 69 तक। फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं और कहती हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन का नारा दे देती हैं। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना मूलर मॉडल याद आना चाहिए। उसके बाद आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना उच्चतर समावेशी विकास आपको याद आना चाहिए, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है, इजी सा प्रश्न है, बहुत बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया और देखिए क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया है, बहुत दम लगेगा इस प्रश्न को सॉल्व करने में, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है, जहां पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच आपको देखने को मिलते हैं और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है ताकि आप अपने समय के अनुसार क्लास को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको कंप्लीट वहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, इस बात को पहचानिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती में सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो सके। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और आपको दोस्तों करंट की भी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। इनमें सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन लाइफ टाइम की वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन लेते हैं तो वर्तमान परीक्षा में तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आती है और उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होता है आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा, आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस 2000 रुपये मात्र है। आप सिंपली एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, सारे बैचेज उपलब्ध हैं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, ठीक है, सारे बैचेज उपलब्ध हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया कि राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य होता है, तो देखिए देश के सभी कारकों के अर्जनों का कुल योग होता है। राष्ट्रीय आय क्या होता है भैया, किसी एक वित्तीय वर्ष में उस देश में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को ही उस देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पे याद आ जाने चाहिए कौन, पीकू साहब याद आ जाने चाहिए कि पीकू साहब ने कहा था कि हमें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करना चाहिए राष्ट्रीय आय में जिसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सके, अर्थात जिसका मौद्रिक माप संभव है। किसे मुद्रा रूपी पैमाने में मापा जा सकता है और किसे नहीं मापा जा सकता है, जैसे आपका जो मोबाइल है इसकी कोई वैल्यू है, अर्थात इसे मुद्रा रूपी पैमाने में माप सकते हैं। आप मोबाइल बेचना चाहें तो बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा तो 100 रुपया में कोई भी मोबाइल कहीं भी बेच सकते हैं, अर्थात इसका एक मौद्रिक माप संभव है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे थकान, उदासी, आप काम कर रहे हैं उससे आपको कितनी थकान हुई, पैसा कितना खर्च हुआ ये तो मापा जा सकता है, लेकिन उस काम में उस काम को जो आप कर रहे हैं उसमें जो आप त्याग कर रहे हैं क्या उसको माप सकते हैं क्या, थकान को नहीं मापा जा सकता है, ठीक है, मानसिक तनाव को नहीं मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि वास्तविक एवं संभाव्य जीडीपी के अंतराल की मात्रा निम्नलिखित का माप है। थोड़ा आराम से करिएगा ये प्रश्न भी, क्या उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने भी महानुभाव क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, और कोई, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सी, किसी ने डी नहीं बोला, किसी ने डी नहीं बोला, किसी ने डी नहीं बोला भाई
इसको प्राकृतिक लिख दीजिए। अब बताइए, अब कमेंट करके बताइए, अब कमेंट करके बताइए। बिल्कुल ठीक, अब कमेंट करके बताइएगा सर, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी अब डी बोलेंगे कि बेरोजगारी के प्राकृतिक दर का सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि वास्तविक और संभाव्य जीडीपी के अंतराल की मात्रा निम्नलिखित का माप है, तो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का माप है। और आप कहेंगे सर जी वास्तविक और संभावित जीडीपी का मतलब क्या होता है? वास्तविक और सॉरी जीएनपी की बात कर रहा है, सॉरी मैं बार बार गलत पढ़ रहा था, जीएनपी की बात कर रहा है, सॉरी। तो देखिए दोस्तों वास्तविक और संभाव्य जीएनपी की अगर जो बात कर रहा है, तो वास्तविक जीएनपी क्या होता है और संभाव्य जीएनपी क्या होता है? ठीक है, तो वास्तविक और संभाव्य जीएनपी के अंतराल की मात्रा जो होती है ना, वो बेरोजगारी की प्राकृतिक दर का मापक होती है। ठीक है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और देखिए वास्तविक रूप से वास्तविक जीएनपी का मतलब क्या होता है कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, और संभाव्य जीएनपी का मतलब होगा कि कितना उत्पादन कर सकते थे, कितना, एक सेकेंड, कितना उत्पादन, ध्यान से समझिएगा, कितना उत्पादन कर सकते थे। ठीक है, तो भैया हम कितना उत्पादन किए हैं, वास्तविक जीएनपी का मतलब ये होता है कि हम कितना उत्पादन किए, और संभाव्य जीएनपी का मतलब कि हम कितने उत्पादन की संभावना थी, अर्थात जो हमारे पास प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक और भौतिक संसाधन से हम कितना उत्पादन कर सकते थे और वास्तविकता में कितना उत्पादन किए, इसी के बीच का जो अंतर होता है, या इसी को जो इसी के बीच का जो अंतर होता है उसे बेरोजगारी की प्राकृतिक दर बोलते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कीन्सियन अर्थशास्त्र में एक निश्चित कुल निवेश व्यय पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने का परिणाम क्या होगा? बिल्कुल, कि कीन्सियन अर्थशास्त्र में एक निश्चित कुल निवेश व्यय पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि होने पे क्या होगा? ये तो छोटी सी बात है, बच्चों वाली बात है। देखिए अब यहाँ पे क्या याद आना चाहिए आपको याद आ जाना चाहिए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। ठीक है, लेकिन किन साहब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नहीं है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की बहुत बात किन साहब आते हैं। ठीक है, तो बात को ध्यान से समझिएगा। चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये कहा था कि हमें मुद्रा का बचत करना चाहिए, हमें मूल्य का संचय करना चाहिए। देखिए जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि हमें मूल्य का संचय करना चाहिए, बचत करना चाहिए, ताकि भविष्य में निवेश को बढ़ाया जा सके। लेकिन जब किन्स साहब आते हैं ना, तो इनकी आलोचना करते हैं। किन्स साहब ये कहते हैं कि अगर जो भैया आप बचत करेंगे तो निवेश तो कम हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में जब आप पैसा अपने घर में रख लेंगे तो उसको निवेश करेंगे नहीं तो उत्पादन होगा नहीं तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हमें बचत नहीं करना है। अगर जो आप बचत करेंगे तो इसका मतलब कि पैसा आपके घर में रह जाएगा, और जब पैसा आपके घर में रहेगा इट मीन्स कि आप निवेश नहीं कर रहे हैं, और जब आप निवेश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि उत्पादन का स्तर गिर जाएगा, और जब उत्पादन का स्तर गिर जाएगा, जब उत्पादन गिरेगा तो आपकी आय में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, एक सेकेंड, ठीक, चलिए अगला प्रश्न, कि उपभोक्ता को एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता सामान्यतः तब प्राप्त होता है जब, थोड़ा आराम से करिएगा, आप भी क्या हैं, एक उपभोक्ता है ना, आप उपभोक्ता है कि नहीं है, उपभोक्ता है कि नहीं है, हैं भैया, आप ही तो उपभोक्ता हैं।
उपभोक्ता वो सभी लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार के वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। जैसे सभी लोग भैया क्या कर रहे होंगे, रोटी भोजन करते होंगे ना, तो वो क्या कर रहे हैं, आटे का उपभोग कर रहे हैं, वो चावल का उपभोग कर रहे हैं, है ना। तो सब लोग उपभोक्ता हो गए। आप कपड़ा खरीद रहे हैं तो इसका मतलब कपड़े का उपभोग कर रहे हैं। तो बताइए सर कि उपभोक्ता को एक निश्चित आय के खर्च से अधिकतम कुल उपयोगिता तब प्राप्त होता है। थोड़ा आराम से करिएगा सर। बी बोल रहे हैं सभी लोग, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। तो जितने भी लोग बी बोल रहे हैं सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का कीमत खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता का अपनी कीमत के साथ समान अनुपात होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपया आपके पास महीने का आ गया और ये इस पैसे से आपको अपनी आवश्यक वस्तुओं को परचेज करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 5,000 में साबुन खरीद लेंगे, इस 5,000 रुपये में तेल खरीद लेंगे, इस 5,000 रुपये से आप क्या करेंगे कि मतलब थोड़ा थोड़ा करके, कहीं 100 रुपये लगा करके साबुन खरीद लिए, कहीं 200 रुपये लगा करके आपने तेल खरीद लिया। तो इस तरीके से क्या हो गया कि खरीदी गई प्रत्येक वस्तु की सीमांत उपयोगिता अपनी कीमत के साथ समान अनुपात में होगी। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, यदि किसी वस्तु पर बिक्री कर बढ़ा दिया जाए किंतु उसकी बिक्री से होने वाली आय में तेजी से गिरावट आ जाए, जो उस वस्तु की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। थोड़ा आराम से करिएगा, थोड़ा आराम से करिएगा। चलिए भाई, अभी चौधरी जी, अरुधति देवी जी, अनुराधा जी, शिवानी श्रीवास्तव जी, कविता सिंह जी, चंद्रजीत यादव जी, लतीफ खान जी बिल्कुल ठीक है, नैना यादव जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, नविता भट्ट जी बिल्कुल ठीक है, एफ स्क्वायर भी कोई है, उर्मिला कुमारी जी, तस्नीम खान जी, लाल बहादुर जी, वैष्णवी त्रिवेदी जी, राजन सिंह जी, शत्रुघ्न प्रसाद जी बिल्कुल ठीक है, सदानंद मिश्रा जी, उर्मिला कुमारी जी, कृष्ण कुमार जी। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। क्लास आपकी है तो जिम्मेदारी भी तो आप ही की है ना कि क्लास को लाइक और शेयर कौन करेगा, आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। इजी सी बात है। देखिए, प्रश्न को थोड़ा अगर जो धैर्य बना करके पढ़ेंगे तो प्रश्न में ही पता चल जाएगा आपको। किसी वस्तु पर अगर जो बिक्री कर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अर्थात सरकार किसी वस्तु पे टैक्स बढ़ा रही है, किंतु बिक्री से होने वाली आय में तेजी से गिरावट आ जाए, तो उस वस्तु के प्रकृति के विषय में कौन सा कथन सही होगा, उसकी मांग की लोच क्या होगी, उच्च होगी। ठीक है, उसकी मांग की लोच उच्च होगी। इट मीन्स कि उस वस्तु, वो जो वस्तु है वो उसके लिए मांग लोचदार है, अर्थात उपभोक्ता जो है वो किसी दूसरे के पास भी जा सकता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि लाभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण फ्रैंक नाइट के नाम से जुड़ा हुआ है। चलिए भैया, फ्रैंक नाइट के नाम से कौन सा लाभ का दृष्टिकोण जुड़ा हुआ है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बच्चों वाली बात है ये भी, छोटा सा प्रश्न है। कोई है जो गलत करेगा, कोई है जो गलत करेगा। ऑप्शन नंबर सी सभी लोग बोलेंगे, ठीक। तो देखिए दोस्तों, फ्रैंक अगर जो नाइट साहब की बात करें तो इन्होंने ये बताया था कि एक व्यक्ति जो साहसी होता है ना, वो क्या करता है, वो जोखिम उठाता है। और जोखिम वो कैसे उठाता है, जैसे वो किसी वस्तु का उत्पादन करने जा रहा है, तो जब वस्तु का वो उत्पादन करने जा रहा है तो उसके दिमाग में एक बार ये आवश्यक रूप से आएगा कि इस वस्तु को मैं बेच दूंगा कि नहीं बेच दूंगा। अर्थात या तो वो क्या होता है, उसके पास अनिश्चितता विद्यमान होती है कि क्या जो वस्तु हम उत्पादन करने जा रहे हैं इसको क्या इन फ्यूचर में हम बेच पाएंगे, बिक्री इस वस्तु की हो पाएगी, वो सर्टेन नहीं होता है। 100% सर्टेनिटी किसी के पास नहीं होती है कि जो हम ये करने जा रहे हैं इसमें सफलता मिल जाएगी। लेकिन इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी वो क्या करता है, इसके बावजूद भी वो क्या करता है कि वस्तु का उत्पादन करता है। और जब ये
इस वस्तु को वो बाजार में बेचता है तो जो लाभ मिलता है वो क्या होता है, अनिश्चितता का ही प्रतिफल होता है। अर्थात जो उसने अनिश्चितता उठाई उसी अनिश्चितता के प्रतिफल के रूप में उसे लाभ की प्राप्ति होती है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि किस प्रकार की बाजार प्रणाली में सामूहिक सौदेबाजी मजदूरी को प्रभावित करने में सफल नहीं होगी। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, ठीक है, चलिए क्या उत्तर आ रहा है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर ए बोलेंगे, बच्चों वाली बात है। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि भैया बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, बाजार का ज्ञान सभी को होता है, प्रत्येक क्रेता को प्रत्येक विक्रेता को बाजार का ज्ञान होता है, मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण होता है, एक फर्म जो होता है वो कीमत ग्राही होता है, अर्थात उद्योग के द्वारा जो कीमत का निर्धारण किया गया है उसी कीमत पर वो जितने चाहे प्रोडक्ट को बेच सकता है। और चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत असंख्य श्रमिक होते हैं, अनकाउंटेबल श्रमिकों की संख्या होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई 2-4 लाख लोग अगर जो समूह बना लें और कहें कि भैया हम क्या करेंगे, कुछ प्रभावित कर देंगे, तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच है। ठीक है, यही तो कारण है कि कितने सारे भारतीय हैं जो सऊदी जाते हैं कमाने, है ना, कितने सारे ऐसे हैं जो कहाँ पे जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों को आसानी से कार्य मिल जाता है और वो वहाँ के जो लोकल मजदूर होते हैं ना वो उतने कम डॉलर में काम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ का एक व्यक्ति जाएगा अगर जो वो अमेरिका जा कर के और अमेरिका के किसी पेट्रोल पंप पे अगर जो पेट्रोल भी भरेगा ना तो उसे कम से कम $10 1 घंटे का मिल जाएगा। अमूमन 10 से $20 1 घंटे का पेट्रोल भरने का उसे मिल जाएगा। तो $20 का मतलब सोचिए कि 1 घंटे में वो कितना कमा ले रहा है। तो जो विदेश जाता है वो थोड़ा खुश कम रहता है, लेकिन हाँ इतना पैसा भेज देता है घर पे कि घर की स्थिति बेहतर हो जाती है ना। अगला, तो एंजिल के नियम के अनुसार खाद्य पदार्थों की मांग की लोच क्या होती है, तो ये होती है इकाई से कम। एंजिल साहब ने ये कहा था कि देखिए भैया, जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है ना, देखिए जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है तो जितनी तेजी से आय बढ़ता है उतनी तेजी से खाद्यान्न पर होने वाला व्यय नहीं बढ़ता है। ठीक है, अर्थात रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मतलब खाद्यान्न पदार्थ की बात कर रहा है, जैसे मतलब उसका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, इसका खर्चा बहुत नहीं बढ़ेगा। अगर जो आप बेरोजगार हैं तो भी आप क्या खा रहे हैं, रोटी ही खा रहे हैं, चावल ही खा रहे हैं, सब्जी ही खा रहे हैं। रोजगार मिल जाएगा तो भी आपको यही खाना है, थोड़ा सा उसमें एडिशनल चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हैं। तो आय जब आपकी तेजी से बढ़ती है ना तो उतनी तेजी से आपके खाद्यान्नों पर व्यय नहीं बढ़ता, खाद्यान्न पदार्थों पर व्यय नहीं बढ़ता है। तो इस वजह से मांग की लोच इकाई से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, ठीक है, कि किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता किसके बराबर होती है। देखिए, एक लाइन की बात मैं बताऊं कि किसी को भी क्रिटिसाइज करना और कुछ भी बोलना बहुत आसान सी बात होती है। जो लोग भी सऊदी जाते हैं या किसी अन्य देशों में जाते हैं, नो डाउट कि बहुत कठिन काम होता है उनका और उनकी कोई सोशल लाइफ ठीक तरीके की होती नहीं है, बहुत कठिन कार्य होते हैं, जैसा कि 1-2 लोग मेंशन भी कर रहे हैं। लेकिन भाई देखिए, किसी के भी कार्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, है ना। वो व्यक्ति कितना मजबूर होगा जो अपना देश छोड़ के गया, है ना, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। वो बहुत मजबूर लोग होते हैं जो विदेश जाते हैं, ठीक है, जो अपने देश अपने लोगों को छोड़ करके जा रहा है और उसे पता है कि अगर जो घर में किसी का डेथ भी हो जाएगा ना तो जो डेडलाइन है उससे पहले हम नहीं आ पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि किन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत दक्षता किसके बराबर होती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि पूंजी की प्रत्याशित आय के, क्या ठीक बोल रहे, क्या ठीक बोल रहे,
क्या ठीक बोल रहे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है कि वर्तमान ब्याज दर पे। सी वाला है कोई? नहीं है? सी कोई आएगा मेरे साथ? कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो जितने लोग भी मेरे साथ नहीं आएंगे ठीक करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, पूंजी से प्रत्याशित आय, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, पूंजी की सीमांत दक्षता का मतलब क्या होता है? आसान भाषा में हम ये कहें कि जो पैसा आप लगा रहे हैं उस पैसे से, जिस पैसे को आप उत्पादन में लगा रहे हैं उस पैसे से आपको कितना आय प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो अगर जो पूंजी की सीमांत दक्षता ज्यादा होगी तो पूंजी से प्रत्याशित आय भी ज्यादा होगा। अर्थात अगर जो पूंजी की सीमांत उत्पादकता बराबर होगी तो वो किसके बराबर होगी? पूंजी से प्रत्याशित आय के बराबर होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक घटना है? तीन बातें बताऊंगा, तीनों बात आपको पता होनी चाहिए। एक होता है पहले हम लोग देखेंगे प्रतिष्ठित, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने क्या कहा कि जो ब्याज होता है ना वो केवल और केवल वास्तविक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, वास्तविक कारक, ठीक है। अर्थात व्यक्ति जब ऋण देता है और उसे जो ब्याज मिलता है ये वास्तविक कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात उनका ये मानना था कि जैसे कोई ऋण ले रहा, ठीक है, तो वो ऋण जो ले रहा है ना वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे पैसे का कार्य है, ठीक है, उसे पैसे का काम है या उसे अन्य प्रकार की अन्य उसे पैसे का कार्य है या अन्य प्रकार की समस्याएं उसके पास है। उन्होंने मुद्रा को नहीं शामिल किया। उन्होंने कहा कि ब्याज जो है वो मुद्रा के लिए रिस्पॉन्सिबल, ब्याज जो है वो एक मौद्रिक घटना नहीं है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ब्याज एक वास्तविक घटना है। अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ब्याज एक वास्तविक घटना है, ठीक है। अर्थात वास्तविक जगत में जो समस्याएं लोगों की होती हैं, ठीक है, जैसे किसी को अपने बच्चों की शादी के लिए ऋण लेना है तो वो वास्तविक कारक होंगे, वो मौद्रिक कारक नहीं होंगे। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये कहना था कि ब्याज दर का निर्धारण जो होगा वो वास्तविक कारकों के माध्यम से होता है। और जब नौ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री आते हैं तो इनका ये कहना होता है कि ब्याज दर जो है ये वास्तविक और मौद्रिक दोनों कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। वास्तविक प्लस मौद्रिक दोनों कारकों के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात वास्तविक कारक भी होते हैं और मौद्रिक कारक भी होते हैं। और जब किन्स साहब आते हैं तो कहते हैं कि ब्याज दर एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, अर्थात ये मौद्रिक कारक को शामिल करते हैं। तो ब्याज दर जो है वो क्या है? एक विशुद्ध मौद्रिक घटना है, ठीक है। अर्थात ब्याज दर का जो निर्धारण होगा वो केवल और केवल मुद्रा के कारण होगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, चलिए भैया प्रजापति जी समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करिए, ठीक है। सभी लोग जो लोग भी नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि लगान किसी साधन के स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये विचारधारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये तो रॉबिन्सन की विचारधारा है, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक है कि लगान किसी साधन की स्थानांतरण आय से अतिरिक्त प्राप्त होने वाली आय को कहते हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था रॉबिन्सन ने। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न कि अनुभव आधारित गवेषणाओं से यह स्पष्ट होता है कि दीर्घकालिक औसत लागत वक्र का आकार होता है, ठीक है। इतनी क्लिष्ट हिंदी है, ठीक है जिसको ठीक से क्या होता है ये पता है। एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर जो होते हैं ना वो इंग्लिश में बनते हैं और इंग्लिश में बनते हैं और उसे गूगल ट्रांसलेटर से क्या करते हैं ये लोग ट्रांसलेट कर देते हैं। तो जब गूगल ट्रांसलेटर का यूज जब कर देते हैं ना तो गूगल ट्रांसलेटर हिंदी के ऐसे शब्द भी दे देता है जो शब्द आप भले से हिंदी बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है
कि उस शब्द को आप पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्या उत्तर आ रहा है भैया? बिल्कुल ठीक है। हाँ, इनोवेशन की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नव प्रवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, एल के आकार का होता है, समकोण होता है ना, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कैसा होता है, थोड़ा आराम से बताइए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये एल आकार का होता है, अर्थात ये समकोण होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऐसे प्रश्नों के लिए जरूर पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न कि उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा, उपभोक्ता अतिरेक की बात करें तो इसकी अवधारणा किसने दिया था? तो ये तो बच्चों वाली बात है। उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया था वो कौन दिया था? ड्यूपिट ने दिया था, ड्यूपिट के द्वारा दिया गया था। लेकिन उपभोक्ता अतिरेक की अवधारणा का विकास किसने किया? ये किया मार्शल ने। ठीक है, मार्शल ने, ठीक है, मार्शल ने। और उपभोक्ता का अतिरेक क्या होता है कि एक कोई व्यक्ति या एक कोई उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए जो मूल्य देने को तैयार है और वास्तविक रूप से जो मूल्य दे रहा है उसी के बीच का अंतर ही उपभोक्ता का अतिरेक या उपभोक्ता का बचत कहलाता है। जैसे आप ये सोच रहे हैं कि हमको एक टीवी खरीदना है, टेलीविजन खरीदना है, और आप 30,000 रुपये लेकर के टेलीविजन खरीदने गए। आप वहां गए तो पता चला कि एलजी का जो टेलीविजन है उस पर ऑफर है, वो आपको 25,000 रुपये में ही मिल जा रहा है। इसका मतलब कि क्या हो गया? 5,000 रुपये का आपका बचत हो गया, अर्थात यही उपभोक्ता का अतिरेक हो गया, जिसे उपभोक्ता का बचत कहा जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोलेंगे ठीक बोलेंगे। अगला कि कृषि मूल्य आयोग, अब जिसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? और दोस्तों, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास चल रही है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेस में एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। साथ ही साथ कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, आपको टेस्ट सीरीज, प्रीवियस की क्वेश्चन पेपर और करंट। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूं कि इस प्रोसेस को आप एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। कहाँ से प्रश्न बनेगा भाई? इतने सारे माध्यमों से अगर जो हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी करेंगे तो कहाँ से प्रश्न बनेंगे? सब कुछ यहीं से कवर हो जाएगा। तो कहीं और कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम की होगी। इट मीन्स अगर जो आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो आप हमारे साथ तब तक बने रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन हो नहीं जाता है। और जब भी कोई नया बैच प्रारंभ होता है वर्तमान वैकेंसी के लिए, तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब भी इन फ्यूचर में कोई नई वैकेंसी आएगी तो आपको वहाँ पे ऑटोमेटिक नए बैच में ऐड कर दिया जाएगा, अलग से आपको फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन फीस केवल और केवल 2,000 रुपये है। तो सिंपली आप चाहें तो गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा कि कृषि मूल्य आयोग, जिसे अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के नाम से जाना जाता है, कृषि मूल्य आयोग ये कब स्थापित हुआ? ये स्थापित हुआ 1965 में। और इसी कृषि मूल्य आयोग को हम लोग इसका नाम परिवर्तित करके इस कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित कर दिया गया 1985 में। ठीक है, और अब क्या नाम बना दिया गया? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं? उदासीन वक्र एक दूसरे को क्यों नहीं काटते हैं भाई? ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ग्रेजुएशन जहाँ किए होंगे वहाँ भी पढ़े होंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन जहाँ किए होंगे वहाँ भी पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे? उदासीन वक्र, तटस्थता वक्र, बहुत डराता था भाई ये प्रश्न। चलिए, क्या उत्तर क्या उत्तर होगा भाई? बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी बी बोलेंगे कि उदासीन वक्र एक दूसरे को को नहीं काटते हैं, इसलिए नहीं काटते हैं कि प्रत्येक वक्र संतुष्टि के भिन्न भिन्न स्तर का द्योतक होता है और इसके अंतर्गत
एक वस्तु की अगर जो मात्रा को बढ़ानी होती है तो आप दूसरे वस्तु की मात्रा को आपको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न, जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर होता है? जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर होता है भाई, बताइए। एप्लीकेशन पे ये मैंने पढ़ाया बहुत अच्छे से, ये बात मैंने पढ़ा दी है, राष्ट्रीय आय। तो जो लोग भी एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं वो जाइए, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास पढ़ी हुई है उसको देखते रहिए। बिल्कुल ठीक है, 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 बिल्कुल डी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हम जीडीपी की बात करेंगे ना, जब जीडीपी की बात करेंगे, जब सकल घरेलू उत्पाद की बात करेंगे, तो घरेलू से आप याद रखिएगा डी क्या होता है, डोमेस्टिक होता है ना, अर्थात ये घरेलू होता है। इसका मतलब कि आपका जो देश है ना, आपके देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, आपके देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जिन भी वस्तुओं और जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं, इसके मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाएगा। जीडीपी में क्या करते हैं कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाएं हैं उसके मौद्रिक मूल्य को देखा जाता है। लेकिन जब जीएनपी की बात होती है तो इसमें क्या होता है कि उनको भी शामिल किया जाता है जो आय हमें विदेशों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे भारतीय हैं जो विदेशों में रह के कार्य करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि डी बोल रहे हैं, विदेशों से शुद्ध साधन आय के, युद्ध साधन आय के नहीं, शुद्ध साधन आय के, ठीक है, शुद्ध साधन आय के, ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली ठीक बोल रहे हैं। अगला, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। किसने कहा था कि भैया दो देश आपस में व्यापार करने चाहिए, ठीक है, अर्थात दो देश या दो से अधिक देश। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब क्या हो जाएगा, जब एक देश विश्व के एक या अन्य देशों के साथ व्यापार करे तो उसे ही तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार बोलेंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कि देखिए रेणु पांडे जी, आप ये जो नीचे नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा अभी कुछ देर बाद, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, ये बात किसने बोली थी, ये बोली थी, ये बोले थे हैबरलर साहब ने। और किसने कहा था कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा। दो प्रश्न पूछा जाता है, एक ये पूछा जाता है कि किसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है, अर्थात किसने, हैबरलर ने ये कहा कि अगर जो कोई देश अपना आर्थिक विकास करना चाहता है तो उसे विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करना चाहिए, ठीक है, ये बात तो हैबरलर ने कहा। और किसने ये कहा कि अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन नहीं रहा, अर्थात अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की जगह अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वजह से विकास संभव नहीं है। ये बात किसने कही थी, ये किसने कही थी, वाइनर साहब के द्वारा कहा गया था। चलिए अगला, कि स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योग के विकास की यह विशेषता रही है कि इसकी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। चलिए बिल्कुल ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है ब्रजेश भास्कर जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सपना सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, दर्पण ठीक है, दर्पण जी ठीक है, चंद्रजीत यादव जी, तस्लीम खान जी, भाई देखिए मैं नहीं ब्लॉक किया होऊंगा किसी को भी, मैं ब्लॉक नहीं किया होऊंगा एक्चुअली, एक दो लोग और हैं जो जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप सभी लोग को पता ही है कि 2-3 क्लासेस और होती हैं, तो जो टेक्निकल टीम हमारी है उसमें से कोई देखा होगा, और हो सकता है कि कोई कमेंट ऐसा हो जो कमेंट ठीक ना हो, किसी भी तरीके का वो कमेंट हो सकता है, तो उसने ब्लॉक कर दिया होगा। इतने सारे लोग ये धरने पे क्यों बैठ गए भाई, मैं देख रहा हूँ कि लगातार लोग कमेंट कर रहे हैं,
कि सर जी अनब्लॉक कर दीजिए, अनब्लॉक कर दीजिए। यहाँ पे धरने बैठने आए हैं क्या? अरे भाई अनब्लॉक हो जाएगा, जो ब्लॉक हुआ है वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, उसको अनब्लॉक करवा दूंगा। हैं? ये ये यूनिटी बना के ये यूनिटी बना के मेरे विरोध में क्यों आ रहे हो भाई? चलिए आगे आगे बढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के बाद चीनी उद्योग के विकास की एक विशेषता ये रही है कि इसकी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, सहकारी क्षेत्र में बोल रहे हैं ना, कि एकदम यूनिटी बना लेते हैं, है ना? क्या उत्तर आ रहा है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ठीक, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, थोड़ा आराम से करिए। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सब के सब सही है, सहकारी क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हमें अंग्रेज कहते थे कि तुम क्या करो, नील की खेती करो। तुम अपने मन से खेती नहीं कर सकते हो, तुम नील की खेती करो, तुम अफीम की खेती करो, तुम कपास का उत्पादन करो, तुम रेशम का उत्पादन करो। तो जो हमारे कृषक थे आज़ादी के पहले, उनको उनको क्या था, स्वतंत्रता नहीं थी, उनसे लगान भी वसूला जाता था। लेकिन जब हमें आज़ादी मिल गई तो उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने सारी चीज़ों को अपने हाथ में लिया और फिर क्या किया, इसके विकास में अपना योगदान दिया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, बिल्कुल अगला, कि भारत में वर्तमान समय में निर्धनता का अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है? बच्चों वाली बात है, बच्चों वाली बात है। खुराक में कैलोरी के आधार पे, अगर जो आप ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं, ठीक है, अगर जो आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, या ग्रामीण इलाके में रह रहे हैं या किसी गांव में रह रहे हैं, और आप 2400 किलो कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं, अर्थात जो आप भोजन ले रहे हैं उस भोजन से अगर जो आपको 2400 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल जा रही है तो आप गरीब नहीं कहलाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ अगर जो आप शहर में हैं, ठीक है, अगर जो आप शहर में हैं, शहरी क्षेत्र में अगर जो आप हैं और 2100 किलो कैलोरी अगर जो आपको ऊर्जा मिल जा रहा है तो आप गरीब नहीं है। ठीक है, और ये ऊर्जा कैसे मिलेगा? उपभोग से भाई, ठीक है, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट से। ठीक है, स्थिर लागतें वे लागतें होती है, स्थिर लागतें कौन सी लागतें होती है भाई? स्थिर लागतें एक होती है, देखिए दोस्तों, दो लागतें देखने को मिलती है। जो फर्म की लागत होती है ना, कोई भी फर्म है किसी भी वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो उसे दो प्रकार की लागतों का वहन करना होता है, एक होता है स्थिर लागत और दूसरा होता है परिवर्तनशील लागत। ठीक है, परिवर्तनशील लागत, एक सेकेंड, परिवर्तनशील लागत। तो देखिए स्थिर लागत का मतलब ये होता है कि ऐसी लागतें जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध न हो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूं कि अगर जो आपने कोई एक फर्म स्थापित किया है या आप कोई एक कंपनी स्थापित किए हैं और किसी वस्तु का आप उत्पादन करने जा रहे हैं, किसी वस्तु को आप बेचने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उस फर्म को या उस कंपनी को बैठाने के लिए आपको भूमि की जरूरत होगी ना। तो भैया भूमि आप किराए पे लेंगे। अब आपको नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, डजेंट मैटर, मैटर ये करता है कि आपने भूमि जिससे लिया है उसको हर महीने किराया आपको देना है। ठीक है, जैसे आपने मजदूर लगाए हैं उत्पादन करने के लिए, ठीक है, तो अब मजदूरों को क्या करना होगा, मजदूरी देना पड़ेगा। आप मजदूर से ये नहीं कह सकते हैं कि तुमने काम तो किया लेकिन हमारा प्रोडक्ट बिका ही नहीं, तो हम कैसे तुमको मजदूरी दे दें। तो स्थिर लागतें ऐसी लागतें होती हैं जिसका उत्पादन में वृद्धि या कमी से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात जो उत्पादन में परिवर्तन से असंबंधित होता है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और परिवर्तनशील लागत का मतलब क्या होता है कि एक इसका जो संबंध होता है
इसका संबंध फर्म के लाभ या उद्यमी के उत्पादन से संबंधित होता है। अर्थात जब उत्पादन में वृद्धि होती है तो धीरे धीरे वो श्रम का विस्तार करता है, धीरे धीरे वो भूमि का विस्तार करता है, तो उस पर जो वो लागतें वहन करता है उसे परिवर्तनशील लागत बोला जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। बस दोस्तों, अब आज की क्लास इतनी ही होगी। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों, हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी, जहां पे एक रणनीति के माध्यम से आपको सारे कॉन्सेप्ट करवाए जा रहे हैं। एक रणनीति के माध्यम से आपको वहाँ पे इकोनॉमिक्स की तैयारी करवाई जा रही है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार संपूर्ण कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल सटीक साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। इनकेस लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाएंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, बहुत दिनों से अगर जो आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े हैं तो भी परेशान ना होइएगा, यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। और देखिए, ध्यान रखिएगा कि जब एकदम एग्जाम करीब आ जाता है ना, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अब एडमिशन ले लिया जाए। देखिए, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए थोड़ा समय तो चाहिए, है ना। तो आराम से एक बार एडमिशन लेकर के धीरे धीरे पढ़ते रहिए। ठीक है, साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिया जाता है, क्योंकि नोट्स के साथ एक समस्या होती है इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ कि या तो नोट्स मिलते नहीं है या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को देख पाए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिविजन कर पाए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए कि आखिरकार गलती कहाँ पे हो रही है, उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपके यहाँ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ करंट की भी क्लासेस दोस्तों आपको देखने को मिल जाती है। सब कुछ मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, अलग से बहुत कुछ आपको कलेक्ट करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स एक बार कोर्स को अगर जो परचेज करते हैं तो वर्तमान परीक्षा के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब भी कोई नई वैकेंसी आएगी, नया बैच प्रारंभ होगा, आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपये है। तो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए गूगल पे, फोनपे या पेटीएम के माध्यम से अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी का अलग बैच है, यूजीसी नेट का अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी झारखंड जेट के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश सेट मध्य प्रदेश टेट के लिए अलग बैच है, उत्तराखंड लेक्चरर, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, जीआईसी लेक्चरर और अन्य परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैचेज उपलब्ध हैं। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए। और इसकी लाइव क्लास होती है, इनकेस लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो चैनल को वीडियो अगर जो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।